दोस्तों, 2026 की सबसे बड़ी और दिल को झकझोर देने वाली फिल्म डकॉइट की ये दास्तां महज एक फिल्म नहीं है। ये गवाह है उस प्यार की जो मौत के सामने भी नहीं झुका। अगर आज की यह कहानी सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाए, तो समझ लेना कि आपके सीने में भी एक धड़कने वाला दिल है। इस अमर प्रेम कहानी को सम्मान देने के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। चलिए चलते हैं चंबल के उन ऊंचे टीलों के पीछे, जहां खून से मोहब्बत की नई इबारत लिखी गई थी। जेल की उस तंग काल कोठरी में, जहां सूरज की रोशनी भी दीवार की दरारों से भीख मांगकर अंदर आती थी, हरी अपनी जिंदगी के आखिरी कुछ घंटे गिन रहा था। कल सुबह उसकी रिहाई थी। 13 साल। ये महज एक संख्या नहीं थी, बल्कि 4745 दिनों का वो लंबा इंतजार था, जिसने एक हंसते खेलते इंसान को पत्थर की मूरत बना दिया था। काल कोठरी की दीवारों पर उसने कोयले से कई लकीरें खींची थी। हर लकीर एक बीते हुए दिन का गवाह थी। उस रात उसे नींद नहीं आ रही थी। लोहे के पूछे गेट के बाहर की दुनिया कैसी होगी? क्या लोग अब भी उसे एक खूनी की नजर से देखेंगे, या फिर वक्त ने सब कुछ धुंधला कर दिया होगा? हरी ने अपनी आंखें मूंद ली और अंधेरे में उसे वही चेहरा नजर आया। सरस्वती। वही मासूम चेहरा, वही बड़ी बड़ी आंखें जिनमें कभी उसके लिए अथाह प्रेम था। लेकिन अचानक वो तस्वीर बदल गई और उसे याद आया वो दृश्य जब पुलिस उसे ले जा रही थी, और सरस्वती दूर खड़ी खामोश उसे देख रही थी। उस खामोशी ने हरी को अंदर से मार दिया था। उसे लगा कि काश वो चिल्लाई होती, काश उसने सच कहा होता। जेल की सलाखों को पकड़ते हुए हरी के हाथों की नसें उभर आई। उसके मन में प्यार की जगह अब एक ही चीज ने ली थी, वो थी बदला। जेल के भीतर का माहौल हमेशा से घुटन भरा रहा था। यहां हर इंसान की अपनी एक कहानी थी, लेकिन हरी की कहानी सबसे अलग थी। जेल के पुराने कैदी उसे खामोश शिकारी कहते थे। हरी ने इन 13 सालों में बहुत कम बात की थी। उसने अपना सारा समय या तो कसरत करने में बिताया या फिर पुरानी किताबों को पढ़ने में। उसके शरीर पर बने घाव के निशान उसके संघर्ष की कहानी कहते थे। उसके पास वाले सेल में बंद चाचा, जो खुद 20 साल से वहां थे, अक्सर कहते थे, हरी, जब तू बाहर जाएगा तो ये दुनिया वैसी नहीं मिलेगी जैसी तू छोड़कर आया था। लोग बदल गए होंगे, सड़कें बदल गई होंगी, और शायद वो उम्मीद भी बदल गई होगी जिसके सहारे तू जी रहा है। हरी बस एक ठंडी मुस्कान देता और कहता, चाचा, मुझे दुनिया से मतलब नहीं है। मुझे बस उस हिसाब से मतलब है जो अधूरा रह गया था। जेल के नियम कायदे और अनुशासन ने उसे एक सख्त इंसान बना दिया था। वो जानता था कि बाहर की दुनिया में सरवाइव करने के लिए उसे अपनी भावनाओं को कुचलना होगा। सुबह के 5 बज रहे थे। जेलर की भारी आवाज गूंजी, कैदी नंबर 402, बाहर आओ। हरी खड़ा हुआ। उसने अपना मामूली सा सामान, एक पोटली में बांधा। जेल की वह वर्दी उतारकर उसने अपने पुराने कपड़े पहने, जो अब उससे थोड़े छोटे हो गए थे। ये कपड़े उस वक्त के थे जब वह महज 22 साल का था। रिहाई के कागजात पर अंगूठा लगाते समय उसके हाथ कांप नहीं रहे थे, बल्कि उनमें एक अजीब सी मजबूती थी। जेलर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, हरी, उम्मीद है तुम दोबारा यहां नहीं आओगे। बाहर जाकर अपनी नई जिंदगी शुरू करना। हरी ने जेलर की आंखों में आंखें डालकर कहा, साहब, जिंदगी तो उसी दिन खत्म हो गई थी जब मैं यहां आया था। अब जो शुरू होगा वो सिर्फ एक खेल है। जेल का वो भारी लोहे का गेट जब धीरे धीरे चरमराहट के साथ खुला, तो बाहर की तेज धूप ने हरी की आंखों को चौंधिया दिया। उसने अपने हाथ से धूप को रोका और एक गहरी सांस ली। 13 साल बाद उसने आजाद हवा महसूस की थी, लेकिन इस हवा में सुकून नहीं था। इसमें मध्य प्रदेश के बीहड़ों की मिट्टी और बदले की गंध थी। जेल से बाहर निकलते ही वह सड़क पर चलने लगा। बस स्टैंड तक का रास्ता उसने पैदल ही तय किया। रास्ते में उसने देखा कि कैसे सब कुछ बदल गया है।
पुराने मिट्टी के घरों की जगह अब कंक्रीट की इमारतों ने ले ली थी। लोगों के हाथों में बड़े बड़े स्मार्टफोन्स थे और गाड़ियों का शोर पहले से कहीं ज्यादा था। वह एक ढाबे पर रुका और वहां लगे एक पुराने आईने में अपना चेहरा देखा। उसकी दाढ़ी बढ़ गई थी, आंखों के नीचे काले घेरे थे, लेकिन उन आंखों में जो आग थी वो पहले से कहीं ज्यादा तेज थी। उसने ढाबे वाले से एक अखबार लिया। तारीख थी 10 अप्रैल 2026। उसने गहरी आह भरी। 13 साल पहले वह इसी तारीख के आसपास जेल गया था। उसने ढाबे पर लगे टीवी की तरफ देखा, जहां शहर की खबरों में एक बड़ी लूटपाट और डकैती की खबर चल रही थी। उसे लगा कि अब उसे भी इसी रास्ते पर चलना होगा, क्योंकि ईमानदारी ने उसे सिर्फ बर्बादी दी थी। उसे पता चला कि सरस्वती अब शहर के एक पॉश इलाके में रहती है, लेकिन उसका परिवार अब उतना रसूखदार नहीं रहा। हरी के होठों पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। खेल अब शुरू होने वाला था। जेल की ऊंची दीवारों से बाहर निकलने के बाद पहली रात हरी ने एक सस्ते और पुराने मुसाफिरखाने में बिताई। कमरा छोटा था, छत से प्लास्टर झड़ रहा था और पंखा अपनी आखिरी सांसें लेते हुए चरमरा रहा था। लेकिन हरी के लिए यह उस जेल की कालकोठरी से बेहतर था। वह लकड़ी के सख्त बिस्तर पर लेटा छत को घूर रहा था। बाहर सड़क पर गाड़ियों के हॉर्न और लोगों का शोर सुनाई दे रहा था। एक ऐसी दुनिया जिसे वो लगभग भूल चुका था। उसने अपनी जेब से एक पुराना मुड़ा हुआ फोटो निकाला। यह फोटो सरस्वती का था, जो उसने 13 साल तक अपने पास छिपाकर रखा था। फोटो का रंग उड़ चुका था, लेकिन सरस्वती की वो मुस्कान आज भी साफ थी। हरी के मन में एक युद्ध चल रहा था। एक हिस्सा कह रहा था कि सब भूलकर कहीं दूर चला जाए और नई शुरुआत करे, लेकिन दूसरा हिस्सा, जो 13 साल तक नफरत की आग में झुलसा था, चीख चीख कर बदले की मांग कर रहा था। उसने मुझे नहीं बचाया, उसने मुझे जिंदा दफन कर दिया। हरी ने अंधेरे में फुसफुसाया। उसने तय कर लिया था कि वो पुराना हरी नहीं बनेगा जिसे कोई भी कुचल कर चला जाए। अब वो शिकार नहीं, शिकारी बनेगा। अगले दिन सूरज निकलने से पहले ही हरी निकल पड़ा। उसने शहर के उन इलाकों का रुख किया जहां कभी जुर्म की इबारत लिखी जाती थी। उसे अपने कुछ पुराने साथियों की तलाश थी, जो अब भी इस काली दुनिया में सक्रिय थे। वह चंबल की उस मिट्टी की तरफ बढ़ा जहां के पत्थरों में आज भी गोलियों के निशान मिल हैं। वहां उसकी मुलाकात गब्बर नाम के एक शख्स से हुई, जो कभी हरी का छोटा मोटा काम किया करता था, लेकिन अब वो इस इलाके का जाना माना नाम बन चुका था। गब्बर ने जब हरी को देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। तुम लौट आए? गब्बर ने उसे गले लगाते हुए कहा, लेकिन हरी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने सीधे मुद्दे की बात की। मुझे काम चाहिए गब्बर, ऐसा काम जिसमें पैसा बहुत हो और खतरा उससे भी ज्यादा। गब्बर ने उसे गौर से देखा और समझ गया कि जेल ने हरी के भीतर के इंसान को मार दिया है। गब्बर ने उसे बताया कि आजकल शहर में एम्बुलेंस हेस्ट की चर्चा है। कुछ रसूखदार लोग अपना काला धन एम्बुलेंस के जरिए सुरक्षित ठिकानों पर भेज रहे हैं। यह काम खतरनाक था क्योंकि इसमें पुलिस का सीधा दखल हो सकता था, लेकिन हरी की आंखों में चमक आ गई। उसे पता था कि यही वो रास्ता है जो उसे दुबई और एक नई पहचान तक पहुंचा सकता है। काम मिलने के बाद हरी का अगला कदम था सरस्वती को ढूंढना। उसने कुछ पुराने खबरी नेटवर्क का इस्तेमाल किया और पता लगाया कि सरस्वती अब एक छोटे से किराए के मकान में रहती है। वो अमीर लड़की नहीं रही थी जिसके पीछे शहर के बड़े लोग घूमते थे। उसकी शादी एक मामूली क्लर्क से हुई थी, जो अब अस्पताल में वेंटिलेटर पर था। हरी ने दूर से उसे देखा। सरस्वती बाजार से सब्जी लेकर आ रही थी। उसके कंधे झुके हुए थे, चेहरे पर थकान और माथे पर परेशानियों की लकीरें थीं। हरी के दिल में एक पल के लिए कसक उठी, लेकिन उसने तुरंत उसे दबा दिया। ये सब तेरे कर्मों का फल है सरस्वती, उसने मन ही मन कहा। उसने देखा कि कैसे सरस्वती अपनी दवाई की पर्चियों के लिए लोगों के सामने हाथ फैला रही थी। हरी ने फैसला किया कि वो उसे सीधे पैसे देकर मदद नहीं करेगा। वो चाहता था कि सरस्वती उसके सामने गिड़गिड़ाए। वो चाहता था कि वो वही जिल्लत महसूस करे जो बात ने
जो उसने जेल की सलाखों के पीछे 13 साल तक सही थी। उसने एक ऐसी योजना बनाई जिसमें सरस्वती का शामिल होना उसकी मजबूरी बन जाए। ये काम भारत की दराफ पर ना कोई जाने दी गान है उस दुनिया में ले जाना चाहता था जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। हरी ने गब्बर और 2 अन्य शार्प शूटरों के साथ मिलकर एम्बुलेंस हेस्ट का मास्टर प्लान तैयार किया। उसने शहर के उस रास्ते का अध्ययन किया जहां से वो एम्बुलेंस गुजरने वाली थी। हरी ने तय किया कि वह इस लूट को सिर्फ एक डकैती नहीं बल्कि एक परफेक्ट क्राइम बनाएगा। उसने गिरोह को साफ कर दिया कि इस काम में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। हथियार तैयार रखो, लेकिन गोली तभी चलेगी जब मैं कहूं, हरी ने अपनी भारी आवाज में निर्देश दिए। उसके गिरोह के सदस्य उसकी सख्ती और योजना बनाने के तरीके से हैरान थे। उन्हें लग रहा था कि वे किसी पुराने डकैत के साथ नहीं बल्कि एक ऐसे जनरल के साथ काम कर रहे हैं जिसे हारना पसंद नहीं है। लेकिन इस पूरी योजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अभी भी बाकी था। वह था ड्राइवर। हरी को एक ऐसा ड्राइवर चाहिए था जिस पर पुलिस को शक न हो और जो शहर की गलियों से वाकिफ हो। उसने सरस्वती के नाम पर मोहर लगा दी। उसे पता था कि सरस्वती एक बेहतरीन ड्राइवर है और उसे यह भी पता था कि वह अपने पति को बचाने के लिए नरक में भी जाने को तैयार हो जाएगी। अब बिसात बिछ चुकी थी, बस मोहरों का चलना बाकी था। शहर के सरकारी अस्पताल का वह गलियारा सरस्वती के लिए अब घर जैसा हो गया था, लेकिन ऐसा घर जहां सिर्फ चीखें और सन्नाटा बसता था। हवा में फिनाइन और कड़वी दवाइयों की गंध घुली हुई थी। सरस्वती आईसीयू के बाहर प्लास्टिक की एक टूटी हुई कुर्सी पर बैठी थी। उसकी आंखों के नीचे पड़े काले घेरे उसकी रातों की नींद उड़ जाने की गवाही दे रहे थे। जवाब दे रहा है, अगर अगले 48 घंटों के भीतर हार्ट ट्रांसप्लांट हृदय प्रत्यारोपण नहीं हुआ तो हम उन्हें बचा नहीं पाएंगे और इसके लिए कम से कम 25 लाख रुपयों का इंतजाम तुरंत करना होगा। 25 लाख रुपए सरस्वती के लिए यह रकम चांद तारे तोड़कर लाने जैसी थी। उसने अपना बचा पुचा सोना पहले ही बेच दिया था। रिश्तेदारों ने फोन उठाना बंद कर दिया था और बैंक ने उसकी गिरवी रखने वाली चीजों को अपर्याप्त बताकर लोन देने से मना कर दिया था। वो अस्पताल के मंदिर के सामने खड़ी होकर बिलख रही थी। उसने भगवान से पूछा, क्या 13 साल पहले की गई उस कुर्बानी की सजा मुझे आज मिल रही है? क्या मेरा सच कभी सामने नहीं आएगा? उसकी आवाज उस शोर शराबे वाले अस्पताल में कहीं दब कर रह गई। सरस्वती जब अस्पताल से बाहर निकली तो उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। शाम ढल रही थी और शहर की लाइटें जलने लगी थी। वो तेज कदमों से अपने छोटे से घर की तरफ बढ़ रही थी। तभी एक सुनसान गली के मोड़ पर एक काली गाड़ी उसके सामने आकर रुकी। टायर की रगड़ से निकलने वाली आवाज ने उसे चौंका दिया। गाड़ी का शीशा धीरे धीरे नीचे उतरा और अंदर से एक ऐसी आवाज आई जिसे सुनकर सरस्वती के पैर जमीन में जम गए। इतनी भी क्या जल्दी है सरस्वती? 13 साल बाद मिले हैं, कुछ देर तो रुक जाओ। सरस्वती ने मुड़कर देखा। वहां हरी बैठा था। उसकी आंखों में वो पहले वाली चमक नहीं थी बल्कि एक बर्फीली ठंडक थी। सरस्वती को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वही हरी जिसे उसने बचाने के लिए खुद को अपराधी की नजर में गिरा दिया था, आज उसके सामने एक डकैत के अवतार में खड़ा था। सरस्वती के गले से आवाज नहीं निकल रही थी। हरी गाड़ी से बाहर निकला और उसके पास आकर खड़ा हो गया। उसके जूतों की धमक सरस्वती के दिल की धड़कनें बढ़ा रही थी। हरी ने उसके चेहरे की तरफ देखा और एक तंजिया मुस्कान के साथ कहा, सुना है तुम्हारा पति आखिरी सांसें ले रहा है और तुम्हें पैसों की जरूरत है? सरस्वती ने कांपती आवाज में पूछा। तुम यहां क्यों आए हो हरी? क्या चाहते हो मुझसे? हरी ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं तुम्हें एक मौका देने आया हूं। तुम जो 25 लाख रुपए ढूंढ रही हो, मैं तुम्हें 50 लाख दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। सरस्वती को लगा जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो, लेकिन उसे यह भी पता था कि हरी की नीयत अब साफ नहीं है। कैसा काम? उसने धीरे से पूछा। हरी ने धीरे से उसके कान के पास झुककर कहा, मुझे अपनी अगली डकैती के लिए एक ड्राइवर चाहिए।
एक ऐसा ड्राइवर जिसकी रफ्तार को पुलिस ना पकड़ सके और जिसके मासूम चेहरे पर किसी को शक ना हो। तुम्हें वो एम्बुलेंस चलानी होगी जिसमें काला धन जा रहा है। सरस्वती के होश उड़ गए। वो जो हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चली थी, उसे अब जुर्म का रास्ता चुनने को कहा जा रहा था। उसने मना करना चाहा, लेकिन तभी उसकी आंखों के सामने राघव का डूबता हुआ चेहरा आ गया। हरि ने उसे एक बैग दिखाया जिसमें नोटों की गड्डियां भरी थी। फैसला तुम्हारा है सरस्वती, या तो अपने ईमान को बचा लो और अपने सुहाग को मरने दो, या फिर मेरे साथ इस नर्क में उतरो और अपने पति की जान बचा लो। पूरी रात सरस्वती अपने घर में बैठी दीवार को घूरती रही। उसे वे दिन याद आए जब उसने और हरि ने एक साथ भविष्य के सपने देखे थे। उसने सोचा कि क्या हरि सच में बदल गया है, या वो सिर्फ अपना बदला लेने के लिए उसे बर्बाद कर रहा है। सुबह होते होते सरस्वती ने एक फैसला ले लिया था। उसने समझ लिया था कि इस बेरहम दुनिया में ईमानदारी से जान नहीं बचाई जा सकती। उसने हरि को फोन किया। उसकी आवाज में एक अजीब सी स्थिरता थी। मैं तैयार हूं, लेकिन मुझे आधा पैसा काम शुरू होने से पहले चाहिए ताकि मैं अस्पताल में जमा कर सकूं। हरि दूसरी तरफ से हंसा, एक ऐसी हंसी जिसमें जीत का घमंड था। ठीक है, शाम को बिहाड़ वाले पुराने किले पर पहुंच जाना, ट्रेनिंग शुरू करनी है। सरस्वती ने फोन काट दिया और अपने घर के मंदिर से राघव की फोटो उठाई। उसने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और खुद से कहा, अगर तुम्हें बचाने के लिए मुझे गुनहगार बनना पड़े तो मैं बनूंगी। हरि ने मुझे आजमाया है, अब उसे देखना होगा कि एक मजबूर औरत क्या कर सकती है। जुर्म की इस बिसात पर अब सरस्वती का पहला कदम पड़ चुका था। शहर के पुलिस मुख्यालय के एक बंद कमरे में सिगरेट का धुआं चारों ओर फैला हुआ था। दीवारों पर नक्शे, संदिग्ध अपराधियों की तस्वीरें और कुछ पुराने केस फाइल्स बिखरी पड़ी थी। कमरे के बीचों बीच खड़ा था सीआई रामबाबू, अनुराग कश्यप। उसकी आंखें थकी हुई थी, लेकिन उनमें एक ऐसी चमक थी जो अपराधी की रूह तक झांक लेती थी। रामबाबू को सिस्टम का शिकारी कहा जाता था। उसने मेज पर रखी एक फाइल उठाई जिस पर लिखा था कैदी नंबर 402, हरि। रामबाबू ने अपने जूनियर से कहा, यह लड़का 13 साल बाद बाहर आया है और बाहर आते ही शहर की हवा गर्म हो गई है। मुझे खबर मिली है कि चंबल के बीहड़ों में गब्बर के साथ इसकी बैठकें हो रही हैं। हरि कोई मामूली चोर नहीं है, उसके पास दिमाग है और होने के लिए कुछ भी नहीं। और जिस इंसान के पास होने को कुछ नहीं होता, वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। राम बाबू को उस गुप्त एम्बुलेंस के बारे में भी थोड़ी भनक लग चुकी थी, जिसमें शहर के भ्रष्ट राजनेताओं का काला धन शहर से बाहर भेजा जाना था। उसने पूरे शहर में अपने खबरी नेटवर्क को सक्रिय कर दिया था। उसे पता था कि हरि कोई बड़ा दाम खेलने वाला है और वह बस उस एक गलती का इंतजार कर रहा था जो हरि को दोबारा सलाखों के पीछे पहुंचा दे। शहर से दूर चंबल की ऊबड़ खाबड़ जमीन पर एक पुराना और जर्जर किला खड़ा था। यहां सन्नाटा इतना गहरा था कि अपनी ही सांसें सुनाई देती थी। हरि वहां एक पुरानी लेकिन शक्तिशाली एसयूवी के साथ सरस्वती का इंतजार कर रहा था। जब सरस्वती वहां पहुंची तो उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी कड़ाई थी। हरि ने चाबी उसकी तरफ फेंकते हुए कहा, तुम्हें सिर्फ गाड़ी चलाना नहीं सीखना, तुम्हें मौत को चकमा देना सीखना है। तुम्हें उन तंग गलियों और पहाड़ी रास्तों से गाड़ी निकालनी होगी जहां पुलिस की गाड़ियां नहीं पहुंच सकती। अगर तुम एक सेकंड के लिए भी झिझकी तो समझो हम सब मारे गए और तुम्हारा पति भी। अगले कई घंटों तक हरि ने सरस्वती को ऐसी ट्रेनिंग दी जो किसी प्रोफेशनल रेसर के लिए भी मुश्किल होती। तेज मोड़ पर अचानक ब्रेक मारना, गाड़ी को 360 डिग्री पर घुमाना और गोलियों के आवाज के बीच मानसिक संतुलन बनाए रखना। सरस्वती के हाथ स्टीयरिंग पर जम गए थे। पसीने से उसके कपड़े भीग चुके थे, लेकिन वह रुकी नहीं। हर बार जब वह थकती, उसे अस्पताल के वेंटिलेटर की आवाज याद आ जाती। ट्रेनिंग के बीच में एक छोटा सा ब्रेक हुआ। सूरज ढल चुका था और आसमान में लाली छाई थी। हरि एक पत्थर पर बैठकर अपनी बंदूक साफ कर रहा था। सरस्वती उसके पास आई
और पानी की बोतल उसकी तरफ बढ़ाई। के बीच वही पुराना सन्नाटा था जो 13 साल पहले हुआ करता था। सरस्वती ने धीरे से पूछा, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि पैसा ही सब कुछ है हरी? क्या इस लूट के बाद तुम वाकई सुकून से जी पाओगे? हरी ने बिना उसकी तरफ देखे एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा, सुकून? वो तो तुमने उसी दिन छीन लिया था जब मुझे पुलिस के हवाले किया था। अब तो सिर्फ रफ्तार है और ये पैसा जो मुझे इस देश की गंदगी से दूर ले जाएगा। सरस्वती कुछ कहना चाहती थी। वह उसे बताना चाहती थी कि उसने जो किया वो उसकी जान बचाने के लिए था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। उसे पता था कि हरी का दिल अभी पत्थरा चुका है और जब तक उसका पति सुरक्षित नहीं हो जाता उसे यह कड़वाहट सहनी ही होगी। हरी ने उठते हुए कहा, कल रात काम शुरू होगा, तैयार रहना। रात होते होते रामबाबू की टीम को एक बड़ी लीड मिली। उनके एक खबरी ने बताया कि कल रात एक एम्बुलेंस शहर के मुख्य रास्ते से नहीं बल्कि पुराने बाईपास से निकलेगी। रामबाबू के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आई। उसने तुरंत वायरलेस पर मैसेज फ्लैश किया, सभी यूनिट्स ध्यान दें, कल रात कोड ब्लैक है। हमें उस एम्बुलेंस को घेरना है, लेकिन याद रहे हमें मुख्य सरगना मास्टरमाइंड को जिंदा चाहिए। इधर हरी के ठिकाने पर भी हथियार लोड किए जा रहे थे। गब्बर और उसके साथी गोलियों की पेटियां गाड़ी में रख रहे थे। हरी ने सरस्वती की तरफ देखा जो गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी प्रार्थना कर रही थी। उसने मन ही मन सोचा कि क्या वह सही कर रहा है, लेकिन फिर उसने अपने सीने पर हाथ रखा जहां 13 साल की जेल के जख्म अब भी ताजा थे। उसने इंजन स्टार्ट किया और गूंज उठी एक ऐसी आवाज जिसने उस शांत रात को चुनौती दे दी। डकैती की योजना तैयार थी, पुलिस का जाल बिछा हुआ था और इन सब के बीच दो टूटे हुए दिलों की कहानी अपने अंजाम की ओर बढ़ रही थी। रात के 2 बज रहे थे। ग्वालियर की सड़कें सुनसान थीं, लेकिन हवा में एक अजीब सी भारीपन थी। शहर की स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी में कोहरा तैर रहा था। एक पुरानी एम्बुलेंस जिसका सायरन बंद था धीरे धीरे बाईपास की ओर बढ़ रही थी। इस एम्बुलेंस में मरीज नहीं बल्कि नोटों से भरे 12 बैग्स थे। शहर के सबसे भ्रष्ट राजनेता का वो काला धन जिसे ठिकाने लगाने की जिम्मेदारी हरी ने अपने सिर ली थी। एम्बुलेंस की स्टीयरिंग पर सरस्वती के हाथ जमे हुए थे। उसके बगल वाली सीट पर हरी बैठा था। उसकी गोद में एक लोडेड शॉटगन थी और कानों में वॉकी टॉकी लगा था। पीछे की तरफ गब्बर और उसके 2 साथी हथियारों के साथ मुस्तैद थे। सरस्वती का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे अपनी धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। हरी ने उसकी घबराहट भांप ली और ठंडी आवाज में कहा, नजरें सड़क पर रखो सरस्वती। आज अगर हाथ कांपा तो हम अस्पताल नहीं सीधे श्मशान पहुंचेंगे। सरस्वती ने कुछ नहीं कहा, बस एक्सीलरेटर पर पैर का दबाव थोड़ा और बढ़ा दिया। जैसे ही एम्बुलेंस पुराने हाईवे के मोड़ पर पहुंची, अचानक चारों तरफ से तेज नीली और लाल बत्तियां जल उठी। सीआई रामबाबू की टीम ने सड़क के बीचों बीच बैरिकेड्स लगा दिए थे। रामबाबू अपनी जीप के बॉनेट पर हाथ रखे खड़ा था। हाथ में मेगाफोन था। को पुलिस घेरे में हो तुम लोग, सरेंडर कर दो। उसकी आवाज रात के सन्नाटे को चीरते हुए गूंजी। गब्बर ने पीछे से चिल्लाकर कहा, भाई पुलिस, अब क्या करे? हरी की आंखों में एक पल के लिए भी डर नहीं दिखा। उसने शांत रहकर सरस्वती की तरफ देखा और चिल्लाया, रुकना मत, बैरिकेड्स के दाहिने हिस्से में थोड़ी जगह है, वहीं से गाड़ी निकालो अभी। सरस्वती ने एक गहरी सांस ली, गियर बदला और एम्बुलेंस को पूरी रफ्तार से पुलिस के घेरे की तरफ दौड़ा दिया। रामबाबू ने इशारा किया और पुलिस की तरफ से पहली गोली चली, जो एम्बुलेंस के शीशे को छूती हुई निकल गई। सरस्वती की चीख निकल गई, लेकिन उसने स्टीयरिंग नहीं छोड़ा। उसने गाड़ी को एक झटके से मोड़ा और बैरिकेड्स को टक्कर मारते हुए एम्बुलेंस कच्चे रास्ते पर उतार दी। पीछे से पुलिस की 3 गाड़ियां सायरन बजाते हुए पीछे लग गईं। रामबाबू खुद अपनी जीप चला रहा था और लगातार गोलियां चलवा रहा था। हरी ने खिड़की से बाहर झुककर जवाबी फायरिंग शुरू की। तड़ 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 गोलियों की आवाज से पूरा इलाका दहल उठा। गब्बर ने भी पीछे का दरवाजा थोड़ा खोलकर
पुलिस की गाड़ियों के टायरों पर निशाना साधना शुरू किया। अचानक एक गोली एम्बुलेंस के टायर के पास लगी और गाड़ी बुरी तरह डगमगा गई। सरस्वती ने पूरी ताकत लगाकर स्टीयरिंग संभाला। इसी बीच पुलिस की एक गाड़ी एम्बुलेंस के बिल्कुल बगल में आ गई। एक सिपाही ने एम्बुलेंस के भीतर कूदने की कोशिश की, लेकिन हरी ने अपनी शॉटगन के बट से उसे पीछे धकेल दिया। मुठभेड़ इतनी भीषण थी कि धूल और धुएं के कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हरी ने देखा कि आगे एक रेलवे क्रॉसिंग है और फाटक बंद होने वाला है। सरस्वती, फाटक बंद होने से पहले गाड़ी निकालनी होगी, वरना हम यहां फंस जाएंगे। रेलवे फाटक का अलार्म बज रहा था और ट्रेन की लाइट दूर से दिखाई दे रही थी। फाटक धीरे धीरे नीचे गिर रहा था। सरस्वती ने अपनी आंखें बंद की और एक्सीलरेटर को पूरा दबा दिया। एम्बुलेंस हवा से बातें करने लगी। ठीक उसी पल जब फाटक जमीन को छूने ही वाला था, एम्बुलेंस उसके नीचे से रगड़ खाती हुई निकल गई। पीछे आ रही रामबाबू की जीप को ब्रेक मारना पड़ा, क्योंकि ट्रेन बिल्कुल सामने आ चुकी थी। रामबाबू ने गुस्से में अपना हाथ स्टीयरिंग पर दे मारा। वो देख रहा था कि एम्बुलेंस दूसरी तरफ सुरक्षित निकल चुकी है और ट्रेन के कारण रास्ता बंद हो गया है। इधर एम्बुलेंस के भीतर सब लोग हाफ रहे थे। गब्बर के कंधे पर एक छर्रा लगा था और खून बह रहा था। सरस्वती के हाथ अब भी कांप रहे थे। हरी ने पीछे मुड़कर देखा। पुलिस अब बहुत पीछे रह गई थी। उसने सरस्वती की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा पसीने से तरबतर था। हरी के मन में पहली बार एक अजीब सा सम्मान जागा। उसने सोचा कि जो औरत एक मच्छर मारने से डरती थी, उसने आज मौत के मुंह से सबको निकाल लिया। लेकिन वो जानता था कि ये तो सिर्फ शुरुआत थी। रामबाबू इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। रेलवे क्रॉसिंग पार करने के बाद सरस्वती ने एम्बुलेंस को चंबल के उन ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर डाल दिया, जहां रातों को सिर्फ सियार और डाकुओं की आहट मिलती थी। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद एम्बुलेंस एक पुरानी आधी ढही हुई पत्थर की बावड़ी के पास जाकर रुकी। ये हरी का गुप्त ठिकाना था। गाड़ी रुकते ही गब्बर कराहते हुए बाहर निकला। उसके कंधे से खून बहकर कुर्ते को लाल कर चुका था। हरी ने फुर्ती से एम्बुलेंस के पीछे से फर्स्ट एड किट निकाली और गब्बर के जख्म को साफ करने लगा। सरस्वती गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील पर सिर रखे सुबक रही थी। मौत का वो नंगा नाच उसने अपनी आंखों से देखा था। उसके कानों में अभी भी गोलियों की तड़तड़ाहट गूंज रही थी। हरी ने उसके पास जाकर दरवाजा खोला और ठंडे लहजे में कहा, नीचे उतरो, रोने का वक्त नहीं है। रामबाबू के पास बहुत बड़ा नेटवर्क है, वो हमें ढूंढ ही लेगा। सरस्वती लड़खड़ाते कदमों से नीचे उतरी। बावड़ी के भीतर जलती मशालों की रोशनी में हरी का चेहरा किसी जल्लाद जैसा लग रहा था। वो नोटों के बैग्स को एक एक करके जमीन पर पटकने लगा। नोटों के ढेर को देखकर हरी की आंखों में एक अजीब सी चमक आई, लेकिन वो चमक खुशी की नहीं, बल्कि एक कड़वे इंतकाम की थी। उसने एक बैग खोला और उसमें से नोटों की गड्डी निकालकर सरस्वती के पैरों के पास फेंक दी। ये लो, तुम्हारे पति की जिंदगी की कीमत। खुश हो जाओ सरस्वती, तुमने आज अपना ईमान बेचकर अपने सुहाग का सौदा कर लिया है। हरी के शब्दों में जहर घुला था। सरस्वती ने उन नोटों को देखा और फिर हरी की आंखों में झांका। तुम्हें लगता है कि मुझे यह सब करके खुशी मिल रही है? मैं यहां सिर्फ इसलिए हूं क्योंकि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। हरी दहाड़ा, रास्ता तो मेरे पास भी नहीं था। 13 साल पहले जब पुलिस मुझे ले जा रही थी, तब तुमने एक बार भी नहीं कहा कि मैं बेगुनाह हूं। तुमने सिर्फ खामोशी चुनी। तुम्हारी इस एक खामोशी ने मेरी जिंदगी के सबसे हसीन साल जेल की काल कोठरी में झोंक दिए। क्यों किया तुमने ऐसा? क्या तुम्हें किसी और से प्यार हो गया था, या मेरे गरीब होने की सजा दे रही थी तुम? हरी का गुस्सा अब कंट्रोल से बाहर हो रहा था। उसने सरस्वती का कंधा पकड़कर उसे दीवार से चटा दिया। सरस्वती की आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। उसकी हिचकियां बंद नहीं हो रही थी। उसने अपनी पूरी ताकत बटोरी और हरी को पीछे धकेला। बस करो हरी, बहुत सुन लिया मैंने तुम्हारी नफरत के बारे में।
अब मेरा सच भी सुनो। उसकी आवाज में एक ऐसी खनक थी जिसने गब्बर और उसके साथियों को भी खामोश कर दिया। तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें फंसाया? हरी, उस रात मेरे पिता और भाइयों ने कसम खाई थी कि अगर तुम जेल नहीं गए तो वो तुम्हारा एनकाउंटर करवा देंगे। उन्होंने बीहड़ के शिकारियों को सुपारी दे दी थी। मुझे पता चला था कि वो तुम्हें उसी रात जिंदा जलाने वाले थे। मेरे पास सिर्फ दो रास्ते थे, या तो तुम्हें मरते हुए देखूं या तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूं, जहां कम से कम तुम जिंदा तो रहते। सरस्वती के इस खुलासे ने माहौल को जैसे जमा दिया। हरी का हाथ जो बंदूक की बट पर था ढीला पड़ गया। सरस्वती आगे बढ़ी। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि सालों का जमा दर्द था। मैं 13 साल तक तुम्हारे परिवार की गालियां सुनती रही। हर कोई मुझे कुलटा और धोखेबाज कहता रहा। मैंने शादी भी सिर्फ इसलिए की क्योंकि मेरे पिता मुझे जान से मार देते। मैंने राघव से शादी की क्योंकि वो एक नेक इंसान थे, लेकिन मेरा दिल आज भी उसी जेल की कोठरी में तुम्हारे साथ बंद था। मैंने तुम्हें बचाया था हरी, फंसाया नहीं था। बावड़ी में सन्नाटा इतना गहरा था कि मशाल के चटकने की आवाज भी धमाके जैसी लग रही थी। हरी का सिर चकराने लगा। जिस नफरत को उसने अपनी जिंदगी का मकसद बनाया था वो महज एक गलतफहमी निकली। उसने सरस्वती की तरफ देखा, वही लड़की जिसने उसकी जान बचाने के लिए अपनी पूरी दुनिया और अपनी इज्जत को आग लगा दी थी। हरी के घुटने जवाब दे गए और वो जमीन पर बैठ गया। उसके हाथ कांप रहे थे। गब्बर ने दूर से यह सब देखा और अपनी आंखें फेर ली। तभी अचानक दूर से एक और सायरन की आवाज आई। रामबाबू ने उन्हें ढूंढ लिया था, लेकिन अब हरी के पास लड़ने की कोई वजह नहीं बची थी, या शायद अब उसके पास मरने की सबसे बड़ी वजह थी। बावड़ी के भीतर का सन्नाटा अभी सरस्वती की सच्चाई के बोझ से दबा ही था कि बाहर बीहड़ों की खामोशी पुलिस के सायरन से फटने लगी। नीली और लाल बत्तियों की रोशनी पुरानी पथरीली दीवारों पर नाचने लगी थी। सीआई रामबाबू ने इस बार कोई गलती नहीं की थी। उसने तकनीक और खबरी नेटवर्क का ऐसा जाल बिछाया था कि परिंदा भी पर न मार सके। हरी, बाहर आ जाओ। बावड़ी को चारों तरफ से घेर लिया गया है। सरेंडर कर दो वरना अंजाम बुरा होगा। रामबाबू की भारी आवाज मेगाफोन के जरिए गुफा की दीवारों से टकराकर वापस आ रही थी। बावड़ी के अंदर हरी अभी भी घुटनों के बल बैठा था। उसके कानों में रामबाबू की आवाज नहीं बल्कि सरस्वती के वे शब्द गूंज रहे थे। मैंने तुम्हें बचाया था हरी, फंसाया नहीं था। जिस नफरत को उसने 13 साल तक अपने सीने से लगाकर रखा था, जिसे उसने अपनी ताकत बनाया था, वह आज एक बोझ बन चुकी थी। उसे याद आया कि कैसे उसने जेल में हर रात सरस्वती की मौत की दुआ मांगी थी, जबकि वो बाहर उसकी जिंदगी के लिए दुआ कर रही थी। हरी को खुद से घृणा होने लगी। उसे महसूस हुआ कि असली डकैत रामबाबू या गब्बर नहीं, बल्कि वो खुद था जिसने एक मासूम रूह को बिना सोचे समझे गुनहगार मान लिया था। गब्बर, जो अपने जख्म को दबाए बैठा था, अचानक हड़बड़ाकर खड़ा हुआ। भाई, पुलिस एकदम सिर पर आ गई है। हमारे पास पीछे की तरफ एक छोटा रास्ता है, वहां से हम बीहड़ के नालों में उतर सकते हैं। चलो, देर हो रही है। गब्बर ने अपनी AK-50 उठा ली और अपने साथियों को पोजीशन लेने का इशारा किया, लेकिन हरी अपनी जगह से हिला तक नहीं। उसकी आंखें अभी भी जमीन पर बिखरे उन नोटों पर टिकी थीं, जो अब उसे कागज के बेजान टुकड़ों के अलावा कुछ नहीं लग रहे थे। सरस्वती एक कोने में खड़ी कांप रही थी। पुलिस की घेराबंदी इतनी सख्त थी कि वहां से निकलना नामुमकिन था। रामबाबू ने अपनी टीम को सर्च लाइट जलाने का हुक्म दिया। अचानक पूरी बावड़ी दूधिया रोशनी में नहा गई। रामबाबू की आवाज फिर गूंजी, तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है, उसके बाद हम गैस शेल्स फेंकेंगे। चुनाव तुम्हारा है। गब्बर चिल्लाया, भाई कुछ बोलो, क्या मरने का इरादा है? हरी ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में अब वो दरिंदगी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी शांति और दृढ़ता थी। हरी खड़ा हुआ और उसने धूल झाड़ी। उसने सरस्वती के पास जाकर उसके दोनों कंधों को पकड़ा। उसकी छुअन में अब कड़वाहट नहीं बल्कि माफी का एहसास था। सरस्वती, तुमने 13 साल पहले मुझे बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगाई थी। आज मेरी बारी है।
ये पैसे जो तुम्हारे पैरों में पड़े हैं, ये अब तुम्हारे पति की जान बचाएंगे। सरस्वती ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में फिर से वही डर था जो 13 साल पहले था। नहीं हरी, तुम फिर से वही गलती कर रहे हो। पुलिस तुम्हें इस बार नहीं छोड़ेगी। राम बाबू तुम्हें जिंदा नहीं पकड़ेगा। हरी ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, जिंदा तो मैं उसी दिन मर गया था जिस दिन जेल गया था। आज तो बस इस मिट्टी का कर्ज उतारना है। उसने गब्बर की तरफ देखा और हुक्म दिया, गब्बर, सरस्वती को और इन पैसों के बैग्स को उस पीछे वाले गुप्त रास्ते से निकालो। वहां से सीधे अस्पताल की तरफ जाने वाली गाड़ी तैयार रखो। गब्बर झिझका, और तुम भाई? हरी ने अपनी शॉटगन उठाई और उसे लोड किया। मैं राम बाबू को यहां उलझा कर रखूंगा जब तक तुम लोग सुरक्षित हाईवे तक नहीं पहुंच जाते। मैं यहां से एक कदम पीछे नहीं हटूंगा। सरस्वती को जबरदस्ती पीछे के रास्ते की तरफ ले जाया जाने लगा। वो पीछे मुड़ मुड़कर हरी को देख रही थी। उसकी चीखें बावड़ी की गहराई में दब रही थीं। हरी अब अकेला था। उसने बावड़ी के मुख्य द्वार की ओर देखा, जहां राम बाबू की टीम पोजीशन ले रही थी। उसने अपनी जेब से सरस्वती का वो पुराना फोटो निकाला, उसे चूमकर वही मिट्टी में दबा दिया। उसने खुद से कहा, आज एक डकैत मरेगा ताकि एक रक्षक जिंदा रह सके। उसने अपनी बंदूक की नाल को दरवाजे की तरफ किया। बाहर राम बाबू ने 5 तक गिनती गिनना शुरू कर दिया था। 5, 4, 3। हरी ने एक लंबी गहरी सांस ली। उसने उन तमाम यादों को, उन तमाम जख्मों को अपने अंदर समेट लिया। उसने तय कर लिया था कि वो सरेंडर नहीं करेगा। वो चाहता था कि उसकी मौत एक मिसाल बने, एक ऐसे अपराधी की जो प्यार के लिए सबसे बड़ा बलिदान देने जा रहा था। जैसे ही राम बाबू ने एक कहा, हरी ने दरवाजे की तरफ पहली गोली चलाई। युद्ध शुरू हो चुका था और इस युद्ध में जीत किसकी होगी, यह तो वक्त ही तय करने वाला था। जैसे ही हरी ने पहली गोली चलाई, पूरा बीहड़ गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठा। सीआई राम बाबू ने फौरन जवाबी कार्रवाई का आदेश दिया। फायर की गूंज के साथ पुलिस की टीम ने आवड़ी के मुख्य द्वार पर गोलियों की बौछार कर दी। पत्थर की दीवारों से टकराकर चिंगारियां निकल रही थी और धूल का गुबार चारों ओर फैल गया था। हरी एक टूटे हुए खंभे की आड़ लेकर मोर्चा संभाले हुए था। वो अंधाधुंध फायरिंग नहीं कर रहा था, बल्कि नाप तोल कर गोलियां चला रहा था। उसका मकसद पुलिस को मारना नहीं, बल्कि उन्हें उलझाए रखना था, ताकि सरस्वती को निकलने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। राम बाबू अपनी जीप के पीछे से चिल्लाया, तुम अकेले हो, तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, हथियार डाल दो। हरी ने चिल्लाकर जवाब दिया, साहब, रास्ता तो आपने 13 साल पहले ही बंद कर दिया था। आज तो बस मंजिल तक पहुंचना है। राम बाबू को समझ आ गया कि हरी आज मरने के इरादे से खड़ा है। उसने अपनी स्पेशल टीम को पीछे के रास्ते की तरफ भेजने का इशारा किया, लेकिन हरी ने पहले ही वहां डायनामाइट के छोटे स्टिक्स लगा रखे थे। जैसे ही पुलिस की टीम उस तरफ बढ़ी, हरी ने रिमोट दबाया और एक जोरदार धमाका हुआ। मलबा गिरने से पीछे का रास्ता ब्लॉक हो गया, जिससे सरस्वती के भागने का रास्ता सुरक्षित हो गया। बावड़ी के पिछले हिस्से से निकलकर सरस्वती, गब्बर और उनके साथी एक दूसरी पुरानी जीप में सवार हो चुके थे। सरस्वती खुद गाड़ी चला रही थी। उसके बगल में नोटों से भरे बैग पड़े थे, लेकिन उसकी नजरें बार बार पीछे बावड़ी की तरफ जा रही थीं, जहां से धमाकों की आवाज आ रही थी। हरी। उसके गले से सिर्फ एक ही नाम निकल रहा था। गब्बर ने चिल्लाकर कहा, भाभी, पीछे मत देखो। अगर आज तुम रुक गई तो भाई की कुर्बानी बेकार जाएगी। गाड़ी भगाओ। सरस्वती ने अपने आंसू पोंछे और गियर बदलकर एक्सीलरेटर पर पूरा दबाव डाल दिया। जीप उबड़ खाबड़ रास्तों पर ऐसे कूद रही थी जैसे कोई घायल हिरण भाग रहा हो। उसे 30 मिनट के भीतर शहर के मुख्य अस्पताल पहुंचना था। रास्ते में पुलिस की एक नाकाबंदी मिली, लेकिन सरस्वती ने गाड़ी रोकने के बजाय उसे सीधे बैरिकेड से टकरा दिया। गाड़ी का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन वो रुकी नहीं। उसके दिमाग में सिर्फ डॉक्टर की वो बात गूंज रही थी, 48 घंटे, वरना सब खत्म हो जाएगा। वो जानती थी
कि वो सिर्फ अपने पति को नहीं बचा रही है, बल्कि वो हरि के उस विश्वास को भी बचा रही है जो उसने आज उस पर जताया था। वापस बावड़ी में हरि की बंदूक की गोलियां अब खत्म होने वाली थी। पुलिस की एक गोली उसके बाएं कंधे को चीरती हुई निकल गई थी। खून तेजी से बह रहा था और उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। उसे चक्कर आ रहे थे, लेकिन उसने अपनी पकड़ ढीली नहीं होने दी। उसने अपनी जेब से एक आखिरी सिगरेट निकाली और उसे जलाया। धुएं के गुबार के बीच उसे अपना बचपन, अपना गांव और वो स्कूल याद आया जहां वो पहली बार सरस्वती से मिला था। सब कितना साफ था तब, उसने मुस्कुराते हुए सोचा। रामबाबू अब धीरे धीरे अंदर दाखिल हो रहा था। हरि ने अपनी खाली बंदूक फेंक दी और अपनी बेल्ट से एक देसी पिस्तौल निकाली जिसमें सिर्फ एक आखिरी गोली बची थी। उसने बावड़ी की छत की तरफ देखा जहां से चांदनी छनकर आ रही थी। उसने मन ही मन प्रार्थना की, हे भगवान, बस उसे सही सलामत अस्पताल पहुंचा देना, फिर भले ही मेरी रूह को तुम जो चाहो सजा देना। रामबाबू पिस्तौल ताने हुए बावड़ी के मुख्य हॉल में दाखिल हुआ। उसने देखा कि हरि एक कोने में जमीन पर बैठा है, खून से लथपथ। खेल खत्म हुआ हरि, रामबाबू ने ठंडी आवाज में कहा। हरि ने अपना सिर उठाया और अपनी खून से सनी आंखों से रामबाबू की तरफ देखा। उसने एक कड़वी मुस्कान के साथ अपनी पिस्तौल रामबाबू की तरफ नहीं, बल्कि ऊपर हवा में की और आखिरी फायर कर दिया। ये सरेंडर नहीं था, ये एक संदेश था कि वो अपनी शर्तों पर मर रहा है। रामबाबू ने हरि की आंखों में वो दर्द देखा जो उसे अब तक समझ नहीं आया था। उसने अपने सिपाहियों को पीछे हटने का इशारा किया। हरि ने कांपते हाथों से अपनी घड़ी की तरफ देखा। वक्त हो गया है, वह पहुंच गई होगी, हरि ने फुसफुसाया। उसके गले से खून का एक कतरा निकला और उसकी आंखें धीरे धीरे मुदने लगी। उसी वक्त शहर के अस्पताल में सरस्वती ने जीप को सीधे इमरजेंसी गेट पर ठोंक दिया। वह पैसों के बैग लेकर अंदर भागी। हरि का मिशन पूरा हो चुका था, लेकिन उसकी अपनी कहानी अब आखिरी पन्ने पर थी। रात के सन्नाटे को चीरती हुई सरस्वती की जीप जब अस्पताल के मुख्य द्वार से टकराई तो सुरक्षाकर्मी और डॉक्टर चौंक गए। सरस्वती गाड़ी से नीचे उतरी। उसके बाल बिखरे हुए थे, कपड़ों पर मिट्टी और खून के निशान थे और उसके दोनों हाथों में नोटों से भरे भारी बैग थे। वह पागलों की तरह चिल्ला रही थी, डॉक्टर, डॉक्टर कहाँ है? पैसा आ गया है, मेरे राघव को बचा लो। अस्पताल के वार्ड बॉय और गार्ड उसे रोकने के लिए दौड़े। उन्हें लगा कि कोई अपराधी अस्पताल में घुस आया है, लेकिन सरस्वती आज किसी से रुकने वाली नहीं थी। उसने बैग मेज पर पटका और जिप खोल दी। नोटों की गड्डियां बाहर गिरकर फर्श पर बिखर गईं। पूरा स्टाफ सन्न रह गया। किसी ने भी एक साधारण सी दिखने वाली औरत को इस रूप में नहीं देखा था। ये लो पैसा, जितना चाहिए उतना ले लो, बस मेरे पति का ऑपरेशन शुरू करो। सरस्वती की आंखों में एक ऐसी आग थी जिसे देखकर बड़े बड़े डॉक्टर भी पीछे हट गए। मुख्य सर्जन बाहर आए और सरस्वती की हालत देखकर स्थिति की गंभीरता को समझ गए। उन्होंने तुरंत राघव को ऑपरेशन थिएटर ओटी में ले जाने का आदेश दिया। राघव को ओटी में शिफ्ट किया गया। बाहर ऑपरेशन इन प्रोग्रेस की लाल बत्ती जल उठी। सरस्वती वहीं फर्श पर बैठ गई। उसके पास करोड़ों रुपए पड़े थे, लेकिन अब उसे उनकी कोई परवाह नहीं थी। वो बस उस लाल बत्ती को घूर रही थी। उसे याद आ रहा था कि कुछ ही घंटे पहले वो मौत के बीच से गुजरी थी। उसे याद आया कि कैसे हरि ने गोलियों की बौछार के बीच उसे वहां से निकाला था। हरि, तुम कहाँ हो? उसने मन ही मन पुकारा। उसे एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था। उसे लग रहा था कि जैसे जैसे राघव का दिल फिर से धड़कना शुरू कर रहा है, कहीं दूर कोई और दिल रुक रहा है। सरस्वती ने अपने हाथ जोड़ लिए और प्रार्थना करने लगी। वो उन तमाम लम्हों के लिए माफी मांग रही थी जब उसने हरि को गलत समझा। वो चाहती थी कि एक बार, बस एक बार राघव ठीक हो जाए तो वो जाकर दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर बताएगी कि हरि कोई डकैत नहीं, बल्कि एक फरिश्ता है जिसने अपनी मोहब्बत के लिए खुद को आग में झोंक दिया। इधर बीहड़ की उस बावड़ी में वक्त जैसे ठहर गया था। सीआई रामबाबू हरि के पास घुटनों के बल बैठा था।
हरि की सांसें अब बहुत धीमी और भारी हो गई थी। उसके शरीर से इतना खून बह चुका था कि उसकी त्वचा सफेद पड़ने लगी थी। रामबाबू ने हरि का सिर अपनी गोद में रखा। एक सख्त पुलिस अफसर की आंखों में भी आज नमी थी। जल्दी, रामबाबू ने चिल्लाकर अपने आदमियों से कहा। लेकिन हरि ने बहुत धीरे से रामबाबू का हाथ पकड़ा और सिर हिला दिया। नहीं साहब, अब बहुत देर हो गई है। हरि की आवाज महज एक फुसफुसाहट थी। उसने अपनी धुंधली आंखों से आसमान के तारों को देखा। उसे महसूस हो रहा था कि उसका शरीर अब हल्का हो रहा है। उसे वो पुरानी मधुर लोरी, लल्ला लल्ला लोरी याद आने लगी जो उसकी मां सुनाया करती थी और जो बाद में सरस्वती की आवाज बन गई थी। हरि ने मुस्कुराते हुए रामबाबू से कहा, साहब, क्या वो सुरक्षित पहुंच गई होगी? रामबाबू ने गला रुंधते हुए कहा, हाँ हरि, वह पहुंच गई। उसने कर दिखाया। हरि के चेहरे पर एक ऐसी सुकून भरी मुस्कान आई जो पिछले 13 सालों में कभी नहीं देखी गई थी। उसने एक आखिरी लंबी सांस ली। उसके दिमाग में सरस्वती की वह छवि उभरी जहां वह पहली बार उसे बीहड़ के फूलों के साथ मिली थी। हरि ने धीरे से अपनी आंखें मूंद ली। उसका हाथ रामबाबू की पकड़ से ढीला होकर जमीन पर गिर गया। चंबल की उसी मिट्टी में जहां वह पैदा हुआ था, आज उसी मिट्टी ने उसे अपनी गोद में सुला लिया। सीआई रामबाबू ने सम्मान में अपना सिर झुका लिया। उसे एहसास हुआ कि उसने आज एक मुजरिम को नहीं, बल्कि एक ऐसे आशिक को खोया है जिसे इस बेरहम दुनिया ने कभी समझा ही नहीं। बाहर सुबह की पहली किरण फूटने ही वाली थी। काला चक्र घूम चुका था। एक जीवन बच रहा था और एक जीवन इतिहास बन रहा था। हरि अब आजाद था, हर जंजीर से, हर इल्जाम से और हर दर्द से। अस्पताल की उन गलियों में जहां रात भर मौत का सन्नाटा और दहशत का साया था, अब सुबह की पहली किरण खिड़कियों से छनकर आ रही थी। ऑपरेशन थिएटर के ऊपर जल रही लाल बत्ती अचानक बुझ गई। दरवाजा खुला और मुख्य सर्जन बाहर आए। उनके चेहरे पर थकान तो थी, लेकिन संतोष की एक मुस्कान भी थी। सरस्वती, जो पूरी रात उसी ठंडे फर्श पर बैठी रही थी, झटके से खड़ी हुई। उसकी आंखों में एक अनकहा सवाल था। मुबारक हो सरस्वती जी, राघव अब खतरे से बाहर है। ऑपरेशन सफल रहा और नया दिल उनके शरीर में धड़कने लगा है, डॉक्टर ने कहा। सरस्वती के घुटने जवाब दे गए और वह वहीं बैठ गई, लेकिन ये खुशी की जीत अधूरी थी। उसी पल अस्पताल के मुख्य द्वार पर पुलिस की गाड़ियां रुकी। अबू गाड़ी से नीचे उतरे। उनके हाथ में हरि की वही पुरानी खून से सनी घड़ी थी। सरस्वती ने रामबाबू की आंखों में देखा और वो सब समझ गई जो लफ्जों में नहीं कहा जा सकता था। उसके पति को नई जिंदगी मिल गई थी, लेकिन उस जिंदगी की कीमत हरि ने अपनी जान देकर चुकाई थी। हरि का कोई सगा संबंधी नहीं बचा था, इसलिए रामबाबू ने तय किया कि उसका अंतिम संस्कार उसी गरिमा के साथ होगा जिसका वो हकदार था। चंबल नदी के किनारे, जहां ऊंचे ऊंचे टीले और बीहड़ की मिट्टी गवाह थी, हरि की चिता सजाई गई। सरस्वती वहां पहुंची, लेकिन वह अब एक विधवा की तरह नहीं, बल्कि उस रक्षक की अर्धांगिनी की तरह खड़ी थी जिसने उसे समाज के कीचड़ से निकाला था। जब अग्नि दी गई तो सरस्वती ने हरि की राख को अपने हाथों में लिया। उसे याद आया कि कैसे हरि ने उससे नफरत का ढोंग किया था ताकि वह मजबूत बन सके। उसे समझ आया कि हरि ने जानबूझकर खुद को पुलिस के सामने झोंक दिया था, क्योंकि वह जानता था कि एक डकैत के साथ सरस्वती की नई जिंदगी कभी सम्मानजनक नहीं होगी। हरि ने अपनी मौत से सरस्वती के माथे से अपराधी होने का कलंक धो दिया था। रामबाबू दूर खड़े होकर इस दृश्य को देख रहे थे। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, कानून ने आज एक अपराधी को खोया है, पर इंसानियत ने एक शहीद को पाया है। 6 महीने बीत चुके थे। राघव अब पूरी तरह ठीक थे, लेकिन उन्हें कभी ये नहीं बताया गया कि उनका दिल किस पैसे और किस बलिदान से आया है। सरस्वती ने उन बचे हुए पैसों से शहर के किनारे एक छोटा सा अनाथालय और स्कूल खोला। उसने इसका नाम रखा हरि स्मृति। वह उन बच्चों को पढ़ाती थी जिनके पास कोई नहीं था। वह चाहती थी कि समाज में कोई दूसरा हरि न बने जिसे हालात डकैत बना दे।
राघव अक्सर सरस्वती से पूछते कि वह इस स्कूल के लिए इतनी मेहनत क्यों करती है, तो वह बस मुस्कुराकर आसमान की तरफ देख लेती। उसे महसूस होता था कि कहीं न कहीं बीहड़ों की उन हवाओं में हरि आज भी उसे देख रहा है। वह अब आजाद था। सरस्वती ने अपनी अलमारी में हरि की वह खून से सनी घड़ी आज भी संभाल कर रखी थी। वह घड़ी बंद थी, लेकिन सरस्वती के लिए वह वक्त को थाम लेने का एक जरिया थी। कहानी वही खत्म नहीं हुई जहां हरि की सांसें रुकी थी। डकैत ए लव स्टोरी की यह दास्तान पूरे मध्य प्रदेश में एक लोक कथा बन गई। लोग कहने लगे कि चंबल में एक ऐसा डकैत भी था जिसने लूटा तो बहुत, लेकिन आखिर में अपना सब कुछ लुटाकर एक डूबते हुए घर को रोशन कर दिया। सरस्वती अब हर शाम नदी के किनारे जाती और एक दिया जलाकर पानी में प्रवाहित कर देती। वह दिया उस मोहब्बत का प्रतीक था जो 13 साल की जेल, नफरत की आग और समाज के तानों के बाद भी बुझी नहीं थी। हरि और सरस्वती का मिलन इस जन्म में तो नहीं हो सका, लेकिन उनकी रूहें अब एक दूसरे के करीब थीं। फिल्म के अंत में कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है और बिहार की उन ऊंची पहाड़ियों को दिखाता है जहां पत्थर पर किसी ने कुरेद कर लिखा था, इश्क में गुनहगार होना आसान है, पर बलिदान देना ही खुदा होना है।